जय भारत, जय भीम एंड जय संविधान। आप सब लोगों को सबसे पहले मेरा प्रेम नमस्कार। और भारतीय समाज निर्माण संघ जिनसे मैं आज अवगत हुई हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इंजीनियर आर प्रभाकर जी का, जिन्होंने मुझे आप लोगों से जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया। ये बात बिल्कुल सच है कि इस पूरे पंडाल में शायद वो और मैं ही एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैं अब ये कहूँगी कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैं ये कहूँगी कि अब मैं सब लोगों को जानती हूँ और सब मुझे जानते हैं। कई बार आपने मेरा नाम मंच से दोहराया है और कई बार मैंने सभी वक्ताओं के माध्यम से आप सब लोगों को जाना है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुलाकात आगे बढ़ती रहेगी और कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। इससे पहले कि मैं कुछ बात कहूँ, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आज के संयोजक, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और वो कोई एक व्यक्ति नहीं है। मैं देख रही हूँ और काफ़ी देर से, क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो ऑब्जर्वेशन जो कहते हैं ना कि आंखें जो देखती हैं वो बहुत बड़ा ज्ञान अर्जित होता है उससे। तो जितना मैंने देखा उसके बारे में मैं पहले कुछ कहूँ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी हैं वो ज़रा ज़ोरदार तालियां बजा दें, और फिर मैं कारण बताऊँगी क्यों। नहीं, काम नहीं बना। हमारी महिलाओं के हाथ में अभी उतनी शक्ति, थोड़ा जोरदार तालियां बजा दें। इससे ज़्यादा तो कीर्तन में बजा देते हैं, थालियां पीट देते हैं ना, और थोड़ा जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच। बाकी बहुत शक्ति है। ये तालियां मैंने क्यों बजवाई, हम सुबह से जो यहाँ बैठे हैं हम देख रहे हैं कि धूप भी थी और पूरा कार्यक्रम एक निश्चित तौर पर शुरू हुआ जिस तरीके से शुरू होना चाहिए था, लेकिन जितने हमारे पुरुष साथी हैं वो आपके आराम का भरपूर ध्यान रख रहे हैं। चाहे वो पानी की व्यवस्था है, चाहे कुर्सी की व्यवस्था है, चाहे आपके सर पे पड़ने वाली धूप के लिए छांव की व्यवस्था क्यों ना हो, वो भी उन्होंने किया। तो मुझे ऐसा लगता है जिस समाज के पुरुष इतने संजीदगी से अपनी महिलाओं का ध्यान रखते हैं, और मैं देख रही थी कि कुछ पुरुष जो हैं वो उधर छाया में पंक्ति में बैठ गए थे। जैसे स्कूल में जब बच्चे होते हैं ना, हम कोई कार्यक्रम करते हैं या कॉलेज में, तो सबसे पहले वो छांव ढूंढ लेते हैं, मैडम हम जरा पेड़ के नीचे। तो मुझे भी आप में वो छात्र नजर आया। सॉरी ये बात मैं कह रही हूँ, लेकिन एक शिक्षिका को बुलाएंगे तो वो उसी नजरिए से देखेगी। तो आप सब मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अपने आप जब आप छाया में बैठते हैं तो जरा सोचिएगा कि धूप में कौन खड़ा रह गया, उसको पहले जगह देने की जरूरत है। अगर आपके कदमों में इतनी ताकत नहीं है तो मेरी प्यारी महिलाओं से उम्मीद रखने की भी जरूरत नहीं है। ये मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ। दूसरा, समाज में कार्यक्रम बहुत होते हैं और अक्सर ये कहा जाता है महिलाओं को जगाने के लिए जरा महिलाओं को बुलाया जाए, महिलाएं वक्ताओं को जरा बुलाया जाए और थोड़ा सा जोश जगाया जाए। महिलाओं में बड़ी ताकत है भाई साहब, उन्हें कम मत आंकिए आप। अगर अपनी पे आ गई तो पंडाल खाली करवा देंगी यहाँ पर। ये एक अलग बात है कि अभी घर के काम पूछे में लगी होंगी, शाम के बर्तन मांजेंगी, आपको खाना देंगी, सुबह नाश्ता देकर भेजा होगा, लेकिन कुछ वो महिलाएं भी हैं जिनके पुरुषों ने कमान संभाल रखी है घर की, और आज उन्हें यहाँ बोलने के लिए भेजा है। तो जरा जो घर पे बैठे वो पुरुष हैं जिन्होंने हमें आज ये आज़ादी दी है कि हम आपके बीच में आकर बोले, उनके लिए भी थोड़ी तालियां बजा दें तो हमारा हौसला भी आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रभाकर जी का, मेरे बड़े भाई, और हम कुछ कार्यक्रमों में मिले, उन्होंने मुझे मेरी शक्ति याद दिलाई और मुझे भी याद आया कि नहीं चलिए कुछ और भी कारवां बाकी है, कुछ और लोग भी बाकी हैं जिनसे मिला जाए। तो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वीर सिंह बहुत जी हैं जिन्होंने सुबह से कार्यक्रम की बागडोर संभाली है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आप आयोजन कर रहे हैं, आपकी सोच के ऊपर मुझे बहुत प्राउड होता है, क्योंकि मेहनत करने वाले की जो सोच है ना वो दिखाई देती है, और अगर हम उसका सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान भी ना करें। तो जितनी भी व्यवस्था है बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अगर कुर्सियाँ नहीं भी होती तो भी हमें यहाँ खड़े रहना चाहिए था, ये हमारे ऊपर छांव नहीं होती तो भी बैठना चाहिए था। ये तो आज की दौर है कि कुर्सियाँ मिल रही हैं और टेंट मिल रहे हैं और पानी बॉटल बिस्लरी में मिल रहा है। एक टाइम वो था जब वहाँ सत्याग्रह करना पड़ा और पानी लाना पड़ा और लड़ना पड़ा। तो बहुत बढ़िया स्थिति में हैं हम, लेकिन इस स्थिति का फ़ायदा भी उतना ही हमें लेना चाहिए जो हमें मिल रहा है।
रमेश बाबू जी हैं, एडवोकेट हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। राजू जी हैं यहाँ पर और वो भी व्यवस्था में पूरी तरीके से शामिल हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी संयोजक हैं यहाँ पर, जो उद्घाटक है आशा पवार जी, कार्यकर्ता हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे तरीके से कार्यक्रम को देखा। सुनीता टाक जी हैं और सुमन सतपाल, सुनीता बागड़ी, प्रेम कुमारी, कुमारी प्रिया, दीपा अविनाश, मोनिका यादव, मुस्कान रेड्डी और रोजी अर्जुन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ नाम लिख रही थी और नाम में मैं हम लोगों की आदत है ना 1 2 3 4 करने लग जाते हैं, तो जब मैं नाम लिख रही थी जितनी भी महिला वक्ता हैं, तो आपको जरा हैरानी होगी, अभी अभी नवरात्रे निकले हैं, कितनी देवियां हैं उसमें नवरात्रे में? कितनी देवियों को पूछते हैं नवरात्रे में? 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी देवियों को पूछते हैं? ये तो कॉमन नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बोल दो उससे ब्राह्मणवाद थोड़ी फैल जाएगा। नहीं, बताइए, कितनी तो कॉमन नॉलेज है ना। कितनी देवताओं को, देवियों को पूछते हैं? 8 या 9? कितनी? जोर से बोलिए। अब जरा मैं नाम बोल देती हूँ उनके। गायत्री जी, जिन्होंने माइक संभाला हुआ है, एंकर नंबर 1। प्रियंका जी, जो ऑथर हैं, किताबें लिखती हैं, देवी नंबर 2। मोनिका यादव, कानून की बागडोर संभालने जा रही हैं। जरा ध्यान रखिएगा, आपको भी कानून सिखा देंगे थोड़े दिनों में। अभी थोड़ा माइक संभालना सीख जाएं, फिर कानून भी बताएंगी वो आपको। संजीवनी पवार, कहना ही क्या है, बात ही कुछ और है। बहुत आगे जाने वाले हो बेटा आप, और मेरे से मिलते रहना, फिर सब छूट जाएंगे पीछे बस, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत रखना। और संजीवनी पवार जी के साथ में जो उनकी मदर हैं, आशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी बिटिया आपने पैदा की है, और वो आपसे भी आगे जाने वाली इतनी हिम्मत है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो वो है 4थे नंबर पे, और 5वें नंबर पर तो आशा जी हैं। और फिर प्रेम आंटी जी, बड़े प्रेम से 5000 रुपये निकाले हैं, और सर माथे पे आपने जो दिया है, ये सिर्फ रकम नहीं है, ये आपका प्रेम है। और जिस तरीके से आपने जो पढ़ रहे थे, मुझे पता चला आपका चश्मा भी आज ही टूटा है, तो उसकी भी हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम ठीक कराएंगे। लेकिन आपकी जो नज़र है, पार की नज़र है, वो बहुत बढ़िया है। तो बहुत प्रेम से जो आपने अपना योगदान दिया है, वो बहुत बढ़िया बात है ना। तो छठी हो गई। और फिर सुनीता बौद्ध जी, आपकी भी आवाज़ में बहुत बुलंदी है, मैं देख रही थी। और सूरज राणा जी, उनसे मेरी थोड़ी बातचीत हुई और बहुत सारे कनेक्शन निकल आए हैं। और आप बहुत अच्छी वक्ता हैं और बहुत कार्यक्रम संभाल रहे हैं। तो 8वीं वो हो गई। और फिर आशा जी, है ना, तो हो गए 9। तो अब शुरू कर दीजिए जागरण। जरूरत नहीं है, देवियों के पास प्रजा अपने आप आती है, नतमस्तक होती है। आपको उनके द्वारे पे जाने की जरूरत नहीं है, बस जहाँ बैठे हैं वहीं से शुरू हो जाएंगे। और अकेली महिला भी काफ़ी है। तो हम ये शिकायत भी ना करें कि बहुत महिलाएं नहीं आई हैं। मैं समझती हूँ कि महिलाओं के ऊपर घर की बहुत ज़्यादा बागडोर है। जिस दिन हमारे पुरुष वो बागडोर संभाल लेंगे, क्योंकि घर का निर्माण सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, पुरुष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी महिलाओं से वो आशा करते हैं। अगर महिलाओं ने घूंघट निकाल रखा है तो किससे निकाल रखा है? पुरुषों से निकाल रखा होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। आपस में तो नहीं कर रही होंगी घूंघट। तो ये सोचिए कि आपकी नज़र में ऐसी क्या खोट है कि उन्हें अपना चेहरा ही ढकना पड़ रहा है। और अगर आपकी नज़र वाकई बहुत अच्छी है तो उनका घूंघट तो फिर होना नहीं चाहिए। तो ये जो है ना, अगर वो जब तक निकालती रहेंगी, ये उनकी कमी नहीं है। ये कमी किसकी है? आप सब लोग समझदार हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। इसके बारे में मुझे और नहीं कहना चाहिए, समझदार को इशारा काफ़ी है। कहा जाता है दिल्ली रात में सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? सड़कें खराब हैं, बिजली कौन जाती है, क्या होता है सड़कों पे रात में, कौन आ जाता है जो उन्हें महिलाओं को नहीं निकलने दिया जा सकता। दिल्ली सेफ नहीं है तो किससे सेफ नहीं है भाई? जिससे सेफ नहीं है उसको बंद करो। महिलाओं को बंद करके रखा हुआ है। स्कूलों में जाएंगी, महिलाएं सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? क्यों सुरक्षित नहीं है? तो आप जिससे सुरक्षित नहीं है उसको बंद करो। जो सुरक्षा में रहना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको क्यों बंद कर देते हैं? विश्वविद्यालयों में जाएंगी तो ज़्यादा पढ़ जाएंगी,
खराब हो जाएंगी, कुछ और हो जाएगा, तो जो खराब करेगा उसको घर में बेड़ी पहना के बिठाइए, जो ठीक करने निकला है कम से कम उसको आगे बढ़ने दीजिए। ऐसा मैं आपसे आशा करती हूँ। और मुझे लगता है कि अब आप यहाँ से जाने के बाद इन सब बातों के बारे में सोचेंगे। अब महिला परिवार का निर्माण करती है। किसी ने सही कहा है कि समाज का निर्माण छोटी छोटी यूनिट से होता है, और परिवार एक ऐसी यूनिट है जो बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। जब हम परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी हैं, और सबकी बराबरी की जिम्मेदारी है कि वो परिवार कैसा हो। अगर महिला पूजा पाठ करती है तो वो किसके लिए कर रही है? पुरुष के लिए कर रही है। पुरुष की लंबी उम्र के लिए कहीं व्रत रखेगी, कभी बच्चों के नाम पर व्रत रखेगी, कभी परिवार के आगे धन दौलत हो उसके नाम पर रखेगी। तो अगर ये पुरुष बागडोर संभाल ले कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम नहीं भी रखोगे व्रत तो भी हमारा परिवार ठीक से चलेगा, ये सुरक्षा आपको उनको देनी है। उस दिन वो भूखे प्यासे रहना बंद कर देगी। दूसरी बात और भी क्यों कर देना चाहिए, 50% महिलाएं हैं इस देश की, और 50% महिलाओं में 50% महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है। आप सब लोग शायद जानते होंगे अगर गर्भात पढ़ते होंगे तो, और अभी अभी सरकार के भी ये आंकड़े आए हैं। तो जो पोषण उनको मिलना चाहिए वो भरपूर पोषण पहले से ही नहीं मिलता, बचपन से ही नहीं मिलता, फिर बड़े होके भी नहीं मिलता, और जब उसको दो की जिम्मेदारी संभालनी अपनी भी और अपने बच्चों की भी, तभी भी उसको नहीं मिलता, और जब वो बुजुर्ग हो जाती है तभी भी वो भरपूर पोषण नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? एक तो रीति रिवाज ऐसे हैं कि जिसमें उसको भूखा रहना है, इसी से उसकी संस्कृति शायद हम नापते हैं, उसी से उसका घर के प्रति समर्पण को हमने शायद सोच लिया कि वही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम कहेंगे ये समर्पित है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हमने अपने महिलाओं को सुरक्षित रखना है और सशक्त बनाना है और समाज को भी बनाना है, तो उनका जो कुपोषण है उसको दूर करना पड़ेगा, और वो दूर करने की जिम्मेदारी घर के पुरुषों की बिल्कुल बिल्कुल बराबरी में है। घर के पुरुष एक कमरे में बैठ के खाना खा रहे हैं और महिला व्रत कर रही है, तो इसमें पुरुषों की गलती है, महिलाओं की गलती नहीं है। बड़ा क्लियर है ये सर? सॉरी अगर मैं थोड़ा सा उस लहजे में बोल दूं तो प्लीज़ मेरे ऊपर पथराव मत करवाइएगा, और आगे भी बुला लीजिएगा, ऐसे ही बात करूंगी। दूसरी बात ये है कि जब हम ये कहते हैं अब क्या नहीं करना है, इस पे जोर मत दीजिए ज़्यादा, वो तो नहीं करना है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें क्या करना है तो जो नहीं करना है वो अपने आप पीछे छूट जाएगा। बार बार अगर हम इसकी माला जपते रहेंगे कि ये मत करो वो मत करो तो कुछ नहीं होने वाला। ये बता दीजिए क्या करना है। तो पहले ये है कि भूखे मत रहना भाई, अगर खून की कमी है जांच कराइए, और खून की कमी पाई जाती है तो बिल्कुल भूखे मत रहिए, किसी के नाम पे मत रहिए। जिसको जिंदा रहना होगा वो खुद रहेगा और अपनी सेहत का ध्यान रखेगा। आपके व्रत करने से कोई जिंदा नहीं रह सकता, पहली चीज तो बड़ी क्लियर है। तो आप अपने सेहत का ध्यान रखें। दूसरी बात, आपके लिए कौन भूखा प्यासा रह रहा है बस उसी की थोड़ी कृपा कीजिए, उसी की थोड़ी मेहरबानी का ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपके लिए एक वक्त का खाना नहीं छोड़ सकता, तो वो रिश्ते का आकलन आप खुद कीजिएगा कि वो कैसा रिश्ता है। जो आपको मुंह ढकने पे मजबूर कर रहा है और खुद चौड़े में होके घूम रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सोच लीजिएगा कि किसकी आप किससे सुरक्षा अपनी कर रहे हैं, और किसकी आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, और किसके आप समर्पण की बात कर रहे हैं। और रही बात सम्मान की, तो सम्मान नज़र में होता है, सम्मान विचार में होता है। ये मुंह ढकने से और अलग बैठने से और सामने ना बोलने से या नहीं बोलने से ऐसी कोई जो व्यवस्था है वो नहीं पनपने वाली है। शिक्षा जो एक ऐसी चीज़ है कि अब आप कहेंगे कि भाई विश्वविद्यालयों में चले जाएं, स्कूल में चले जाएं तो शिक्षा मिल जाएगी। स्कूल जाने और विश्वविद्यालयों में जाने से शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा अर्जित करने से मिलती है। अगर आप घर पे भी रहते हैं और बगल में कोई ऐसी चीज़ रखी है जिससे आपको डर ना लगे, ऐसा कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, थोड़ा संविधान रख के बगल में सो जाइए, आपको वैसे ही डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें जितने आपके प्रावधान हैं वो सब आपको बचाएंगे। चाहे वो आर्टिकल 14 क्यों ना हो, आर्टिकल 15 क्यों ना हो, 16 क्यों ना हो, 17 क्यों ना हो, ये सारे जितने प्रावधान हैं जो फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार जो हमें बाबा साहेब ने हमारे संविधान के रूप में दिए हैं, वो सारे जो मूलभूत हमारे अधिकार हैं वो हमें बचाएंगे। तो किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं अगर उसका ज्ञान हो जाए तो आपको कोई भी डराएगा, आप किसी और का मंत्र जाप करने की बजाय सबसे पहले आप उसे बताएंगे ये कानूनी जानकारी है और इस माध्यम से हम अपना अधिकार ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमें जो शिक्षा है उसका भी एक डायरेक्शन होता है।
तमाम प्रकार की शिक्षा अवेलेबल है। तो फिर आप कहेंगे कोई आपको किसी नाम पर कुछ पढ़ा रहा होगा, किसी नाम पर कुछ और बता रहा होगा। तो आप ये तय कीजिए कि हमारा रास्ता क्या है, हमारी दिशा क्या है, किस रास्ते पे हमें आगे चलना है। तो वो रास्ता कैसा हो, प्रोग्रेसिव हो। जब बाबा साहेब ने संविधान लिखा तो दुनिया का ऐसा संविधान था जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव था। औरतों को कहीं वोट का अधिकार नहीं मिला, हमारे यहाँ सबसे पहले मिला। तो आपको इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए कि अगर हम इतने प्रोग्रेसिव संविधान हमारे पास में है तो हमारे विचार भी उतने ही प्रोग्रेसिव हो, उतने ही आधुनिक हो और उनका हम सम्मान करें और आगे बढ़ें। अगर हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है तो वो सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें बराबर बराबर अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी कि हम उनके लिए वो सुरक्षित माहौल घर के अंदर और बाहर भी पैदा करें। थोड़े से आंकड़े बताऊंगी, अगर आप उसको लेना चाहें तो लीजिएगा और नहीं लेना चाहेंगे तो उससे नहीं लेने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ऐसा है कि भाई वो आंख बंद करके एक वो जो दूध पीने वाली बात है कि सामने सच्चाई है लेकिन हम आंख बंद करके बैठे हैं। जितने भी महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं 95% जो भी है 95% घरों में होते हैं। अब आज आपने मुझे जिम्मेदारी दी है कि माता ही अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकती हैं और एक परिवार का निर्माण अच्छे से कर सकती हैं। तो क्या वो क्राइम माताएं कर रही हैं, हमारी बहनें कर रही हैं, या उन बहनों पे माताओं पे अत्याचार वो जो 95% का जो डेटा आया है वो कौन कर रहा है? और जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो नए नए बच्चे हैं, ये अभी हाथ में मोबाइल देख के कुछ भी देख रहे होंगे। इन्हें ये पता ही नहीं है कि हम क्राइम के रास्ते पर चल रहे हैं। ये कुछ भी वीडियो बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी देखेंगे और हमारी माताएं बहनें या हमारे जो पुरुष हैं, जो पिता हैं, भाई हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारे बच्चे इन वीडियो में क्या बन रहे हैं। ये स्मार्टफोन लेकर तो घूम रहे हैं लेकिन खुद बुद्धू बन के घूम रहे हैं। वो गधे की कहानी तो सुनाई थी, उसमें गधा वो गधा नहीं है जो गधा है, उसमें वो गधा नहीं है जो गधा है। गधा कौन है ये आप सब जब जानते हैं। तो थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिए। बिना बात के स्मार्टफोन हाथ में लेके बुद्धू बनने से कोई फायदा नहीं है। आपका फोन ज्यादा स्मार्ट है आपसे, तो या तो आप इतने स्मार्ट बन जाइए कि अपने स्मार्टफोन को ऑपरेट करना आपको आता हो, और नहीं तो कहीं वो आपका दिमाग चला रहा है तो फिर ये आपको सोचने वाली बात है कि किस गति और किस दिशा से आप किधर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा आकलन का है। दूसरा, बाजारीकरण के दौर पे ये माताओं के लिए भी है, बहनों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। ये जो बाजार है ये आपको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन उस बाजार में जो आमदनी हो रही है वो तो जो बाजार चला रहे हैं उनकी हो रही है। आप अपनी जो कमाई है उसको बाजार में कितना अपव्यय करते हैं ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। अब सालाना इतने त्योहार आएंगे, इतने कार्यक्रम होंगे, इतना सब कुछ होगा, तो जरा सोचिए कि आप अपना जो खर्चा है वो सोच समझ के करें। आपके खर्चे की यूनिट क्या है, आपके परिवार के कितने लोग हैं, सब पे बराबर खर्चा हो। और खर्चे के जो विषय है वो क्या है? सबसे पहले है सेहत। अगर सेहत ही ठीक ना हो, और सेहत सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक भी है। मानसिक तरीके से या मानसिक तौर पर अगर हमारे विचार ग्रसित हैं, हमारे विचार कुंठित हैं, तो वो भी एक बीमारी ही है। जैसे अभी आप घर जाएंगे, नहाएंगे, हाथ धोएंगे तो अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, गंदगी को बाहर हटा देते हैं, हाथ पैर धोते हैं, रोज नहाते हैं, उठते हैं, ब्रश करते हैं, कुल्ला करते होंगे, दातुन करते होंगे। विचारों को, गंदगी को दूर भगाने के लिए क्या करते हैं? सुबह सुबह उठकर कोई गलत विचार कहीं से सुन लिया, किसी ने सिखा दिया, या जाने अनजाने आपने ले ली वो बीमारी, तो उसको दूर भगाने के लिए क्या करते हैं? उसका भी रोज सुबह उठकर निवारण कीजिए कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसे विचार आ गए जो मुझे गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो उसको भी सुबह सुबह उठकर साफ कर दीजिए। तो आपकी पूरी ही सफाई हो जाएगी अच्छे तरीके से, शारीरिक तौर पर भी होगी और मानसिक तौर पर भी होगी। तो ये हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, स्वास्थ्य में महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा तो आगे आने वाले परिवार का भी स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। अभी आपने सुना होगा सरकार ने शादी की उम्र बढ़ा दी है, तो कोई कारण होगा उम्र बढ़ाया है। एक तो कम उम्र में शादियाँ होती हैं हमारे देश में, सब जानते हैं, और लड़कियों की कंपैरेटिवली कम उम्र में शादी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर भी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होता कि वो आगे अपनी जिम्मेदारी को निभा सके।
तो ये भी वजह है। दूसरी वजह ये भी है कि कम से कम जब आप देर उम्र में शादी करेंगे तो उसकी शिक्षा पूरी हो जाएगी, वो बीच में रोकी नहीं जाएगी। तो कोई भी शिक्षा के साथ, चाहे आप एमए करते हैं, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, एक हाथ का काम भी अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। बच्चियों को भी सिखाएं और लड़कों को भी सिखाएं। कोई भी हाथ का गुण, जो कौशल का, जैसे अभी आजकल एंटरप्रेन्योरशिप चला है, स्किल वर्कशॉप्स चल रही हैं, सरकार उसके लिए फंड भी देती है, लोन भी देती है, रोजगार लगाने के लिए बहुत पैसे भी देती है। लेकिन अगर वहाँ लोग अर्जी डालने वाले ही नहीं होंगे तो फिर वो भी क्या करेंगे, वो सब करप्शन में चला जाएगा पैसा, या ऐसे लैप्स हो जाएगा वो पैसा सालाना, और सरकार अपने चुनाव में कहेगी हमने तो ये किया था, लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं है। तो अपनी कारीगरी का भी ध्यान रखें, जो कौशल है उसका ध्यान रखें, उसको भी सीखने की बहुत ज़रूरी है। और मैं आग्रह करूंगी कि जो संयोजक हैं, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करें जिसमें हम बच्चों को, महिलाओं को और जो हमारे युवा जो साथी हैं उनको भी हम कोई ना कोई ट्रेनिंग दें और किसी ना किसी माध्यम से विश्वविद्यालय के साथ में जोड़ें। तो ऐसा मैं आशा करती हूँ कि उससे एक राइट डायरेक्शन में ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। तो उसका भी आप ध्यान रखें, उसके ऊपर खर्चा करें। कोई स्किल प्रोग्राम, कोई स्पोर्ट्स में एंट्री देनी है या कुछ करना है तो उसके भी खर्चे का। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, ये तीन तो आपके खर्चे की जो यूनिट है परिवार में होनी चाहिए। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको आप बचाएं अपने किसी क्राइसिस के टाइम पर इस्तेमाल करने के लिए। अब बाजार में आप जाएंगे तो तमाम तरीके की चीज़ें अवेलेबल है, जो ज़रूरत है वो भी है, जो नई ज़रूरत की है वो भी है। अब हम सोचते हैं जो हमें दिखा दिया टीवी पे वही मेरी ज़रूरत है, वो तो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, वो तो मार्केटिंग पूरी साइकोलॉजी पे करते हैं। तो हम ऐसे अपव्यय ना करें, जो थोड़ा पैसा आपने बचाया है उसको आगे के लिए संजोएं, ताकि आगे की स्कॉलरशिप है या कॉलेज में एडमिशन्स हैं या कोई और कौशल में एडमिशन लेना है किसी तकनीक विभाग में, तो उसमें वो काम आ सके। और बिना बात की जो खर्चे हैं, अगर आप सालाना कैलेंडर बनाएंगे कि हर महीने मुझे ये फालतू का खर्चा नहीं करना है और इससे डायरेक्टली मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है या मेरे उसमें कोई विकास नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो उन खर्चों को आप जितना जल्दी रोक सके तो आप ही का फ़ायदा है। और अपने घर में जाके भी जो नहीं आए हैं उनको ये बात समझाएं और बताएं। एक से एक आगे बढ़ेगा विचार, तभी जो ज्ञान की बातें वो बांटने से बढ़ती है, और जो खराब बातें हैं उनको छोड़ के रास्ते में ही अपने घर में घुसे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और एक दो बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई कार्यक्रम आयोजन करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि हम सुबह से यहाँ पे सब लोगों ने तैयारी की है और घर घर जाके शायद बताया भी होगा। और मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ कि आपने माइक की आवाज़ इतनी तेज़ की है कि जो घर पर है उनको भी सुनाई ही दे रहा होगा और कुछ ना कुछ तो वो भी सीख रहे होंगे। तो एक छोटे छोटे कार्यक्रमों की व्यवस्था कीजिए। बड़े कार्यक्रम साल में एक बार काफ़ी होते हैं, लेकिन जब आप छोटे सर्कल्स में बैठेंगे तो बात का आदान प्रदान ज़्यादा अच्छे से होता है और खुलकर बिना हिचकिचाहट के महिलाएं भी अपनी बात कहेंगी और आप भी उन्हें अपनी बात समझा पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समाज सिखाता है, बचपन से सिखाता है, वो इतना आसान नहीं है कि एक दिन के भाषण में वो बातें वहीं पर छूट जाएं। इसके लिए पूरे साल लगातार काम करने पड़ते हैं। तो इस तरीके के कार्यकर्ता हम सब बने, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं। और मैं ये कहूँगी कि आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि सुबह से आप यहाँ बैठे हैं और हम उन्हीं को सुना रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं। ये भी विडम्बना है। तो हमें सुनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो घर से निकल कर आ गया है उसको तो अपनी दिशा मिल ही जाएगी। प्रॉब्लम तो उनकी है जो अभी भी घर पर हैं, और जो महिलाएं घर पर हैं वो किसकी वजह से हैं, थोड़ा इस कारण को जान लेंगे तो उन पे ज़्यादा फोकस करें जो उनके बंधन का कारण है, ना कि वो क्यों बंधी हुई है इस पर सोचें। क्योंकि वो तो बंधी है ये हमें पता है, लेकिन वो बंधन के कारण कौन है, कौन उन्हें रोकता है, काम रोक रहा है या घर का कोई पुरुष रोकता है या कोई बड़ी बुजुर्ग महिला रोक रही है, तो उनके साथ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। उससे ये संगठन मजबूत होगा। और सब लोगों ने ये बात कही है कि जो हमारा समाज है बहुत विघटित है, धर्म में बटा हुआ है, क्षेत्रवाद के फॉर्म में बटा हुआ है, और जो रीजनल आइडेंटिटी है आजकल वो भी बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रही है। तो उसमें भी बहुत एक होता है कि हम इस प्रदेश के हैं, हम उस प्रदेश के, तो ऊंच नीच की भावना उससे भी जागृत होती है, उसको भी हमें रोकथाम करनी चाहिए। समाज का निर्माण परिवार
और परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र ऐसे ही बनेगा। लेकिन परिवार के अंदर जो मुख्य भूमिका है पुरुष और महिला दोनों की है। आज हम बाबा साहब को याद करते हैं, लेकिन माता रमाबाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो थी तो बाबा साहब थे। बुद्धा को याद करते हैं तो अगर बुद्ध थे तो पीछे उनकी जो माता थी और जो पत्नी थी, उन्होंने जो त्याग किया है उसके बारे में भी हमें याद करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो सबको चाहिए। और हम कहते हैं ना, अहम बुद्धा, मैं ही बुद्धा हूँ, मेरे अंदर ही ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान अर्जित करने का जो स्पेस है, वो जिसको मिलता है वो ज्ञानी बन जाता है, और जिसको नहीं मिलता वो अज्ञानी रह जाता है। तो एक ये भी बात है, उनको भी हम याद करें। ज्योतिबा फुले को याद करते हैं तो माता सावित्रीबाई फुले भी थी और अकेली थी, और अपने 2 साथियों के साथ उन्होंने कारवां रचा, और आज हमारे जैसे लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा पा रहे हैं। ये उन्हीं की देन है, उनको मैं नमन करती हूँ। और हमारे सभी महापुरुष जिनकी तस्वीरें हमने लगाई हैं, ये सिर्फ तस्वीरों के लिए नहीं है, इनसे हम कुछ सीखें, अपने बच्चों को आगे ज्ञान दें और शिक्षा की राह में चलें। और जब स्कूल कॉलेज जाते हैं तो कैसी शिक्षा ग्रहण कर आ रहे हैं, ये भी माँ बाप को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में चर्चा करें, उसको देखें। टीवी पे आप क्या कार्यक्रम देखते हो उसकी खुद ही स्क्रूटनी करें, उसमें से ऐसी चीज़ों को मत देखें जो आपका दिमाग खराब करते हैं या बच्चों को गलत दिशा दे सकते हैं। बाजार में निकलते हैं तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए जो बिना बात के आपके खर्चे कराते हैं। तो जीवन को बड़े संतुलित आधार पर जब आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा ही भोजन करें जो आपके स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखे। ऐसे ही विचार में जो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। तो मुझे लगता है कि ज़रूर ये जो कार्यक्रम है ये सफल बनेगा, और आगे ये जो आपका जो कार्यक्रम है और आपकी जो भावना है ये फूले फले और बहुत आगे बढ़े ये कारवां, और लोग भी इसके साथ जुड़े, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद, आप सब लोगों ने सुना, और बहुत समय हो चुका है, आप सब लोग सुबह से बैठे हैं, पर थैंक यू सो मच दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें जो बातें बताए हैं, बहुत ही सिंपल सादगी से ये हमें समझ में आई हैं।